गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आई होप कि आप लोग जो आपका सेकेंड जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात की थी, उसी के बाद ये आपका थर्ड टॉपिक है जिसमें आज हम इनवर्स स्क्वायर रूल और केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पे डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो इनवर्स स्क्वायर रूल ये क्या है? तो आपने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², इसी को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर रूल। तो ये जो F प्रोपोर्शनल 1/d² है, ये न्यूटन ने लाया कहाँ से? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट था ये उनको मिला था केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। तो इसलिए केपलर लॉज को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से न्यूटन ने ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कॉन्सेप्ट वहीं से इन्होंने लाया। तो इसलिए ये आज हम बात करेंगे केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर। तो बेटा केपलर से पहले एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे, वो बिना इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने जो प्लैनेट्स थे उनके मोशन को गवर्न किया था, और उन्होंने जो अपनी पूरी आर्टिकल लिखी थी वो अपने एक स्टूडेंट जॉन केपलर को दे दी थी। केपलर ने उस पूरे आर्टिकल को स्टडी किया और उन्होंने 3 लॉज दिए प्लैनेटरी मोशन के। तो जो पहला लॉ होता है केपलर का, जो पहला लॉ है वो है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर, जो प्लैनेट्स थे बेटा ना, दे डू नॉट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू केपलर, जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, वो सर्कुलर ऑर्बिट पे नहीं बल्कि वो किस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। कैसी ऑर्बिट होती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक्चुअली ये जो इलिप्स है ये आपके लिए बिल्कुल नया है। एक्चुअली इलिप्स और सर्कल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई सर्कल है और इसको हम क्या करें बेटा कि ऊपर से और नीचे से हल्का सा क्या करें, प्रेस कर दें, तो जो एक इस सर्कल में बेटा एक जो है आपका सेंटर होता है, अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो क्या होगा कि आपको 2 इस तरह का शेप मिल जाएगा, और ये जो शेप मिलेगा दिस इज नोन एज इलिप्स। तो इलिप्स में क्या है बेटा कि 2 फोकस होता है, एक F1 आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए बेटा आप F2। तो इलिप्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट या इलिप्स की जो पहचान वो ये होती है कि अगर आप इसके किसी भी पॉइंट पर 2 पॉइंट ले लीजिए, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, और इस P1 और F1 की डिस्टेंस, P1 F2 की डिस्टेंस, P2 F1 की डिस्टेंस और P2 F2 की डिस्टेंस, ये अगर कांस्टेंट है, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा कि P1 F1 प्लस P1 F2, सपोज ये डिस्टेंस आती है 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर, जो भी आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, लेट अस सपोज दिस इज कांस्टेंट, और बेटा P2 F1 और P2 F2 ये भी कितना आ जा रहा है 6। तो इसका मतलब कि जो फिगर आपके पास है, जो आपके पास डायग्राम, जो क्लोज सर्कल है, वो क्या है बेटा? दैट इज योर इलिप्स। तो केपलर ने कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, पहली चीज, एंड सन एट वन ऑफ द 2 फोकी। इलिप्स में मैंने कहा 2 फोकस होते हैं, तो सन किसी एक फोकस पर होगा, ठीक है। सन यहां भी हो सकता है, इस पॉइंट पर भी सन यहां भी हो सकता है बेटा। तो पहला लॉ क्लियर है। केपलर ने क्या कहा कि जो प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके, एट सन एट वन ऑफ द 2 फोकी। दोनों में से किसी एक फोकस पर आपका सन होगा। सन यहां भी हो सकता है, सन यहां भी हो सकता है, और ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स इस तरह से उसके चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा जो केपलर का लॉ था, सेकेंड जो लॉ था, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ एरियाज। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू केपलर, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, प्लैनेट्स जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों ओर, तो बेटा सन किसी भी फोकस पे हो सकता है, इट मे बी एट F1, इट मे बी एट F2। तो लेट अस कंसीडर कि जो सन है वो कहाँ है बेटा? इट इज एट F1, ठीक है। अब लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है
कि प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सन हम मान लेते हैं कि F1 फोकस पर है, तो ये देखिए प्लैनेट सपोज उसकी पोजीशन P1 यहां थी और T टाइम के बाद उसकी पोजीशन कहां हो गई, P2 पर। आफ्टर टाइम T टाइम T 2 घंटे 10 घंटे 10 दिन कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे T टाइम बाद जो प्लैनेट हो P1 से कहां पहुंच गया बेटा, P2 पर। अब कुछ समय बाद P3 से प्लैनेट कहां पहुंच गया बेटा, P4 पर, वो भी कितने टाइम बाद, T टाइम बाद। जितना टाइम आपने यहां पे कंसीडर किया है उतना ही टाइम आप यहां भी कंसीडर करें। तो प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अकॉर्डिंग टू केपलर ये जो एरिया है P1, F1 और P2, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये दैट मस्ट बी इक्वल टू P4, F1, P3। ये जो एरिया है ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू केपलर। तो अब आप खुद सोचिए कि जो आपका ये जो प्लैनेट है P1 से P2 गया था, ठीक है, ये जो दूरी देख रहे हैं, अब उसको ज्यादा एरिया करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये एरिया इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब प्लैनेट सन के पास होते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि सेम टाइम में उनको सेम एरिया कवर करना है जितना ये है, तो उनकी स्पीड क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो व्हेन प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन देयर स्पीड इज मोर, बट व्हेन दे आर अवे फ्रॉम द सन देयर स्पीड इज लेस। ठीक है, स्पीड ज्यादा है तभी तो इस गिवन टाइम में वो जितना ज्यादा एरिया कवर करेंगे, जितनी स्पीड ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा एरिया कवर करेंगे, तब जाकर वो इसके इक्वल होगा। तीसरा जो उनका लॉ है केपलर का, वो क्या है बेटा, कि जो मीन डिस्टेंस होती है प्लैनेट्स की सन से, जो मीन डिस्टेंस होती है, सपोज दिस इज योर सन, ठीक है, और यहां पे कोई प्लैनेट है, ठीक है, P ले लेते P1, तो जो उसकी डिस्टेंस होती है वो जो r³ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T²। मतलब कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा रहेगी उस प्लैनेट को सन का एक जो आपका रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, और वो किस हिसाब से, r³ प्रोपोर्शनल T², और यू कैन से r³/T² इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये सभी प्लैनेट के लिए ये जो चीजें हैं वो लागू होती हैं कि उनकी जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब, ठीक है, अपॉन T², कितना उनको टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में उसका स्क्वायर, ये हर प्लैनेट के लिए क्या है, सेम है, कांस्टेंट। अर्थ के लिए भी जो वैल्यू आएगी वही मरकरी के लिए आएगी, वही मार्स के लिए आएगी, वही नेपच्यून के लिए आएगी, वही सैटर्न के लिए आएगी। तो ये उनके 3 जो है लॉज थे। पहला तो था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरियाज, और तीसरा था लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड मीन्स टाइम। तीसरा लॉ था लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है बेटा, दैट इज r³ प्रोपोर्शनल, we have r³ proportional law of period and this is r³ proportional T²। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। हालांकि आप हायर क्लासेस में जाओगे तो समझोगे कि ये जो मेन डिस्टेंस की बात हो रही है वो मेजर और माइनर एक्सिस की बात हो रही है, वो एलिप्स में जब आप और डिटेल पढ़ोगे एलिप्स क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इंटरनली, वो उसमें है। तो अभी आप ये जानिए कि जितनी ज्यादा दूरी रहेगी प्लैनेट की उतना ही ज्यादा टाइम उसको लगेगा एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। अब ये जो तीनों उन्होंने लॉज दिए थे, तो इसी लॉज से जो न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल जो न्यूटन ने बताया था F प्रोपोर्शनल 1/d², वो उन्होंने यहीं से डिराइव किया। तो न्यूटन ने कैसे डिराइव किया था, ठीक है, आइए बताते हैं, आइए उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसको डिराइव करते हैं बेटा। तो न्यूटन ने कहा था कि लेट अस एज्यूम कि जो आपका जो ऑर्बिट है, एज्यूम किया था न्यूटन ने, वो कैसा है, इट इज समवॉट सर्कुलर, और यहां पे क्या है बेटा, सन, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज योर प्लैनेट। तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने एज्यूम कर लिया कि जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर है। अब
मैंने आपको पहले वीडियो दूसरी वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है इस सर्कल का वो r, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। जो सेंट्रीपेटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है यहाँ पे बेटा इस प्लैनेट को सर्कुलर मोशन के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या है mv² अपॉन r। m मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, और r क्या हो जाएगा बेटा, ये रेडियस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा प्लैनेट का सन के साथ। अब अगर यहाँ m जो है, जो प्लैनेट का मास है, जो मास होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इस m को यहाँ से हटा लें तो हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल v² अपॉन r। दिस इज योर इक्वेशन 1। हमको क्या लाना है, F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन d², या आप यहाँ पे लिख सकते हैं r²। r भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, जो ये जो आपका प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी तो फिक्स होगी नहीं बेटा, सर्कुलर मोशन में चेंज होती रहती है। जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, उसको फाइंड करने के लिए आप क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस सर्कुलर पाथ है, तो जो डिस्टेंस है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, तो हो जाएगा 2πr। कितना टाइम लगा, लेट अस सपोज कैपिटल T। अब यहां से जो 2 कांस्टेंट होता है बेटा और पाई भी कांस्टेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, v प्रोपोर्शनल r अपॉन t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम इसी को क्या करें बेटा, ये जो v प्रोपोर्शनल r बाई t है, इसी का स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिलेगा बेटा, v² प्रोपोर्शनल r² अपॉन t², ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3। अब देखो आपको क्या चाहिए, 1 अपॉन r² और F प्रोपोर्शनल v² अपॉन r। अगर हम इस v² को इस v से रिप्लेस कर दें तो हमको जो हमारा डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो हमको क्या होगा बेटा, मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 1st आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे दैट इज F प्रोपोर्शनल। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस v² की जगह हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे r² अपॉन t²। तो v² की जगह आपने रख दिया r² अपॉन t², और यहाँ ऑलरेडी 1 अपॉन r था, यहाँ ऑलरेडी 1 अपॉन r। अब क्या करेंगे बेटा, ये r से ये r क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल r अपॉन t²। अब याद करिए जरा, केपलर का जो लॉ ऑफ पीरियड था उसमें क्या था बेटा, कि r³ प्रोपोर्शनल t²। तो हम लोग t² की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग t² की जगह लिख सकते हैं r³। तो यहाँ हम r³ लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r²। दिस इज इनवर्स स्क्वायर रूल, या दिस इज इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर का मतलब कि अगर आप डिस्टेंस को 6 टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स जो है 1 अपॉन 36 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे 6 टाइम तो ये जो फोर्स है वो 1 अपॉन 36 टाइम्स कम हो जाएगा। दिस इज इनवर्स स्क्वायर। क्लियर? तो आज हम लोगों ने इनवर्स स्क्वायर रूल पढ़ा और केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो जो केपलर लॉज और प्लैनेटरी मोशन का ये जो दोनों के बीच में रिलेशन है, इंपॉर्टेंस क्या केपलर लॉ का, केपलर लॉ की ही से ही न्यूटन ने क्या किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक तरह से आपको डिराइव किया था। केपलर ने लॉ देने के बाद वो चुपचाप बैठ गए, उन्होंने कुछ और हाथ से नहीं मारा, और न्यूटन ने उन्हीं के जो कॉन्सेप्ट, उन्हीं के जो लॉज थे उससे उन्होंने क्या किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया था, जो आज, ठीक है, जो आज हमको पता है कि हर एक चीज को क्या करता है, गवर्न करता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको चीजें समझ में आएगी, इससे रिलेटेड आपको शीट जाएगी, उसके साथ क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। आप उसको सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी बुक 2-3 बार पढ़िएगा और घर पे रहिए, सेफ रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।